हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीक्वेंसी ट्यूटोरियल पे। और बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और न्यूक्लियस में से क्वेश्चन हमारा बनता ही बनता है। तो मैं हूँ आपकी बायोलॉजी टीचर डॉक्टर किरण वत्स। और बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है कि न्यूक्लियस की फर्स्ट डिस्कवरी किसने की थी। न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। फर्स्ट डिस्कवरी जो थी बेटा वो किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब आपसे और क्या पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट ब्राउन ने तो की थी डिस्कवरी, बट किस पे की थी, किस पे की थी, रूट सेल ऑफ ऑर्चिड। ऑर्चिड की जो रूट की सेल थी उनके ऊपर सबसे पहले न्यूक्लियस को स्टडी किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। अब न्यूक्लियस जो है बेटा वो उसके ऊपर डबल लेयर प्रेजेंट होती हैं। इट कंटेन बायलेयर एंड स्टोर जेनेटिक मटेरियल। अब क्या है, इसके ऊपर बायलेयर प्रेजेंट होती है। अभी डायग्राम बनाएंगे तो उससे आपको समझ में आएगा कि बायलेयर कैसे दो लेयर होती है न्यूक्लियस के बाहर बेटा। और न्यूक्लियस के अंदर क्या स्टोर होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल जो इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करता है। अब न्यूक्लियस सभी यूकेरियोटिक सेल में होता है, प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। जितनी भी यूकैरियोटिक सेल होती हैं बेटा सबके अंदर ये प्रेजेंट होता है, बट किस किस को छोड़ करके, एक तो मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में नहीं होता है, क्योंकि जब आरबीसी मैमल्स में प्री मैच्योर होती है तो न्यूक्लियस होता है और पूरी तरह से डिफाइन होता है। बट जैसे जैसे आरबीसी की ग्रोथ होती है तो न्यूक्लियस डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है और न्यूक्लियस की जगह बहुत सारे मिनरल्स आ जाते हैं। और किस में नहीं होता बेटा न्यूक्लियस, सिव ट्यूब्स में भी नहीं होता। और किस में नहीं होता, ट्रैकियार्ड्स में भी नहीं होता है। और जाइलम जो है जब उसकी मैच्योरिटी आ जाती है तब उसके अंदर न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, जाइलम जो है जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा तो न्यूक्लियस क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाई सेल के अंदर न्यूक्लियस होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या हर एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है या किसी के अंदर दो भी होते हैं या फिर दो से ज़्यादा भी होते हैं। ठीक है, तो हम क्या है, हर एक सेल को उसके न्यूक्लियस के बेस पे जितना न्यूक्लियस का नंबर होगा उसको वैसा ही नाम देंगे। फर्स्ट है बेटा मोनो कैरियोनिक। कैरियो वर्ड जो है वो न्यूक्लियस के लिए आता है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मतलब क्या है कि जिन सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस हो, ठीक है, तो इनको और क्या बोल सकते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड। क्या बोल सकते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड, सिंगल है। अब बारी आई बेटा किसकी, डायाकैरियोनिक। डायाकैरियोनिक जिसको हम क्या बोल सकते हैं, बाया न्यूक्लिएटेड बोल सकते हैं या फिर डायन्यूक्लिएटेड बोल सकते हैं, जिसमें दो होते हैं बेटा न्यूक्लियस। तो दो होते हैं तो एग्जाम्पल किसका दे दिया यहाँ पे, पैरामीशियम का। पैरामीशियम में दो होते हैं ना न्यूक्लियस, एक होता है मेगा, एक होता है माइक्रो। थर्ड जो है वो है पॉलीकैरियोनिक या फिर इसको बोल सकते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। नाम से लग रहा है मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। तो एग्जाम्पल दे देंगे हम यहाँ पे किसका,
एक तो जो हमारी होती हैं बेटा ओप्लीना, पिलोमिक्सा, हमारी स्केलेटन की सेल, हमारी लीवर की सेल, इन सब के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियस का नंबर है वो ज़्यादा होता है। तो इनकी सेल कैसी होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। तो हमने क्या पढ़ा बेटा कि न्यूक्लियस के नंबर के अकॉर्डिंग हमने सेल को कुछ नाम दे रखा है। अगर एक ही न्यूक्लियस होगा तो उसको मोनोकैरियोनिक या फिर यूनिन्यूक्लिएटेड बोल देते हैं। अगर दो होंगे तो डायाकैरियोनिक या फिर बोल सकते हैं क्या, डाया न्यूक्लिएटेड। अगर बहुत सारे हैं तो बोल सकते हैं पॉलीकैरियोनिक या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है। अब भाई देखो एक या दो न्यूक्लियस जो हैं वो तो चलो ठीक है हो गए सेल के अंदर, बट ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल कैसे बनती है, किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस का इतना ज़्यादा नंबर कैसे हो जाता है। तो भाई क्या हो सकता होगा, एक तो ये चीज़ हो सकती होगी, मैनी सेल आर फ्यूज्ड टू फॉर्म ए मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि भाई मल्टी न्यूक्लिएटेड कैसे बनी होंगी, या तो बहुत सारी सेल जिनके सबके पास न्यूक्लियस था वो सारी सेल आपस में फ्यूज़ हो गई होंगी, और जब वो सारी सेल आपस में फ्यूज़ हुई तो सबके न्यूक्लियस एक सेल में आ गए। तो उससे क्या हुआ कि वो एक सेल जो बनी है वो क्या हो गई, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गई। ठीक है, इसको बोल देते हैं बेटा सिंसिटियल प्रोसेस। जनरली क्या है कि जो हमारी एपिडर्मिस की सेल होती हैं उनमें ऐसा होता है। दूसरा जो है वो है, अगर साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस जो है वो कैसी हो, रिपीटेड ना हो, वो बहुत ज़्यादा स्लो हो, और अगर कैरियोकाइनेसिस की जो प्रोसेस है, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है बेटा सेल का डिवीज़न, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीज़न। तो अगर कैरियोकाइनेसिस जो है वो कैसा हो रहा हो, वो रिपीटेड फॉर्म में हो रहा हो, मतलब कोई सेल जो है वो अपना डिवीज़न तो कर नहीं रही है उतनी स्पीड से जितनी स्पीड से उसके अंदर उसके न्यूक्लियस का डिवीज़न हो रहा है, तो इसका मतलब न्यूक्लियस का नंबर क्या होगा, बढ़ेगा, उसमें क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कोइनोसिटिक सेल, कोइनोसिटिक सेल। ओके, तो ये हमने क्या बताया है कि भाई अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड कोई सेल है, या तो उसके अंदर क्या हुआ होगा, बहुत सारी सेल फ्यूज़ हो गई होंगी तब न्यूक्लियस का नंबर ज़्यादा हो गया होगा, या फिर क्या हुआ होगा, साइटोकाइनेसिस तो ना के बराबर हो रही है, मतलब हो ही नहीं रही है, बहुत स्लो हो रही है, और कैरियोकाइनेसिस रिपीट हो करके चलती जा रही है। अब कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस का डिवीज़न। तो अगर न्यूक्लियस का डिवीज़न बहुत बार हो रहा है तो उससे क्या होगा, न्यूक्लियस का नंबर बढ़ेगा, और अगर सेल का नहीं हो रहा है तो सेल का वही रहेगा नंबर। तो इसका मतलब न्यूक्लियस अल्टीमेटली उस सेल के अंदर क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और इसलिए वो कैसे हो जाएगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है उसकी लोकेशन किसी भी सेल में कैसी होती है। लोकेशन जो है बेटा वो किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस की कैसी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कैसी होती है, सेंट्रिक। सेंट्रिक का मतलब क्या है, अगर किसी भी सेल के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। दूसरी अगर मैं बात करूँ वो हो जाएगी हमारी ई सेंट्रिक। ई सेंट्रिक का मतलब क्या है कि वही सेंटर में ना हो करके कहाँ है, साइड में प्रेजेंट है। तीसरा जो है वो हो गया हमारा पेरीफेरल। पेरीफेरल का मतलब क्या है कि सेंटर में ना हो करके पूरे एरिया में कहीं भी हो सकता है, पेरीफेरल एरिया में हो सकता है, बाहर। फोर्थ जो है वो क्या है हमारा, बेसल। बेसल का मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल बेस पे प्रेजेंट होगा, जैसे ये है तो इसके बेस पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये कुछ एक लोकेशन है। सेंट्रिक का मतलब सेंटर में होगा, ई सेंट्रिक का मतलब कि सेंटर में नहीं होगा। सेंटर की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ई सेंट्रिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं किसी प्लांट सेल का।
अगर हम पेरिफेरल की बात करें तो किसी एडिपोसाइट सेल का एग्जाम्पल दे सकते हैं, और अगर हम बेसल सेल की बात करें तो किसी कॉलमनर सेल का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये है बेटा कुछ एक लोकेशन के बेस पे सेल और उसके टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे शेप ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है उसकी शेप कैसी कैसी हो सकती हैं। देखो कैसे हो सकते हैं, राउंडेड भी होता है न्यूक्लियस, तो कैसा होता है, राउंडेड, या फिर कैसा होता है वो इलोंगेटेड भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, इलोंगेटेड, या फिर कैसा हो सकता है, डिस्कॉइड, डिस्क शेप का भी हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है, ब्रांच्ड, मतलब ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर का भी हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है, इर्रेगुलर। तो ये जो हैं ये सारे क्या हैं, ये हमने शेप बताई है न्यूक्लियस की, कि भाई न्यूक्लियस की शेप जो है वो कैसी कैसी हो सकती हैं। वैसे जो न्यूक्लियस की शेप है वो मोस्टली डिपेंड करती है कि हम कौन सी सेल की बात कर रहे हैं। सेल की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग भी उसकी शेप का पता लग सकता है बेटा। वो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अब एक बार न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि न्यूक्लियस जो है इसके बाहर बायर लेयर मतलब डबल लेयर प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस जो है वो किससे मिलकर बना है, वो दो लेयर से मिलकर बना हुआ है। एक तो ये इसकी होती है आउटर लेयर और एक होती है बेटा इनर लेयर। एक होती है ये आउटर लेयर, एक होती है इनर लेयर, ठीक है। और जो इसकी ये लेयर है उसके बीच बीच में छोटे छोटे पोर दिखाई दे रहे हैं। ये जो पोर होते हैं इनको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ये देखो बेटा बाहर वाली जो है इसको तो मैंने क्या बोल दिया, आउटर मेम्ब्रेन बोल दिया, और जो ये अंदर वाली है इसको मैंने क्या बोल दिया, इनर मेम्ब्रेन बोल दिया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के लिए कौन सा वर्ड आता है, कैरियो वर्ड आता है। तो मैं इसको और क्या नाम दे सकती हूँ, कैरियोथिका, ठीक है। और एक्सटर्नल है तो क्या बोल सकती हूँ, एक्सोकैरियोथिका, ठीक है। और इनर जो है उसको क्या बोल सकती हूँ मैं, एंडो कैरियोथिका, ठीक है। और जो ये बीच बीच में गैप दिखाई दे रखा है ना उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर जो हैं वो क्या काम करने में हेल्प करते हैं, न्यूक्लियर पोर जो हैं बेटा वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगे। क्योंकि भाई पूरे न्यूक्लियस में हमें और कोई जगह नहीं दिख रही है कि भाई जहाँ से ट्रांसपोर्ट हो सके, तो सिर्फ यही है बेटा जो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। अब ध्यान से देखो एक चीज़, न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क कलर की बॉडी भी दिखाई देती है। न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क कलर की बॉडी दिखाई देती है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है। सो क्या है बेटा, डार्क कलर की बॉडी को क्या बोला है हमने, न्यूक्लियोलस। क्या बोला है, न्यूक्लियोलस। इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर जो है उसी को हमने क्या बोल दिया, यहाँ पे न्यूक्लियोलस बोल दिया है, ठीक है। अब देखो बहुत सारे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। बहुत सारे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और उन बहुत सारे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में से कुछ एक तो होते हैं लाइट फाइबर और कुछ एक क्या होते हैं बेटा, डार्क होते हैं। लाइट को मैंने रेड से दिखाया है, डार्क को मैंने ब्लू से दिखाया है। क्या बोला है मैंने अभी कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ एक फाइबर होते हैं और उन फाइबर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर। अब वो फाइबर हमारे दो टाइप के होते हैं। एक तो बेटा रेड से जो दिखा रखे हैं वो हो गए लाइट कलर के, कैसे हो गए, लाइट और थिन। और जो ब्लू से हैं वो कैसे हैं, डार्क और थिक। ओके, देखो अब तो इनको क्या बोलते हैं हम, क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। क्रोमेटिन फाइबर, दोनों को मिला करके क्या बोला है बेटा, क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं, ठीक है। अब इनमें से क्या है कि जो ये है ना, ये वाले, इसको तो मैं बोल दूंगी हेट्रोक्रोमेटिन।
क्या बोल दूंगी, हेट्रोक्रोमेटिन, और इसको मैं क्या बोल दूंगी, यूक्रोमेटिन। एक को बोल दूंगी हेट्रोक्रोमेटिन और एक को क्या बोल दूंगी बेटा, यूक्रोमेटिन। ओके, अब क्या है कि पूरा न्यूक्लियस जो है उसमें क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है। पूरे न्यूक्लियस में क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है। जो फ्लूइड भरा हुआ है न्यूक्लियस में, उस पूरे फ्लूइड को हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोप्लाज्मा। क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोप्लाज्मा। और जो ये आउटर लेयर इसकी बनी हुई है ना, बायर लेयर, ये किसकी बनी होती है, ये लिपिड्स की बनी होती है। लिपिड्स प्लस प्रोटीन किसकी बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन की। एक चीज़ और, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। आउटर और इनर के बीच में गैप दिखाई दे रहा है, तो इस गैप को बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई, ये बात हो गई है हमारे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की। अब एक एक करके सारा इनको पढ़ लेते हैं। पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन पे। आउटर मेम्ब्रेन, जिसको क्या बोला था, एक्टो कैरियोथिका, या फिर क्या बोल सकते हैं, एक्सो कैरियोथिका, या फिर और क्या बोल सकते हैं इसको, आउटर को एक्सो कैरियोलिमा। अब ये क्या है बेटा, ये सारे इसके अदर नेम हैं, हम इन सब नाम से आउटर लेयर को जान सकते हैं। ठीक है, तो देखो आउटर लेयर जो है, आउटर लेयर जो है इसकी, वो किसकी बनी हुई है, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये बेटा लिपिड और प्रोटीन की ही बनी हुई है। ठीक है, और क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम arise from the outer membrane। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो हमने पढ़ा था ना कि भाई न्यूक्लियस जो है उसके जस्ट बाहर से ही होता है आउटर मेम्ब्रेन, बाय कौन सी प्रोसेस के थ्रू, एवाजिनेशन। किसके थ्रू बेटा, एवाजिनेशन के थ्रू। टोटल थिकनेस जो है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की जो टोटल थिकनेस है वो कितनी है, 90 एंगस्ट्रॉम। कितनी है बेटा, 90 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गया हमारा आउटर मेम्ब्रेन के बारे में। अब इनर के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि भाई जो इनर मेम्ब्रेन है उसको क्या कहते हैं और उस पे और क्या चीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे हमने किसकी बात की है, इनर मेम्ब्रेन की। किसकी बात की है, इनर मेम्ब्रेन की। तो इसको बोलते हैं एंडो कैरियोथिका या फिर एंडो कैरियोलिमा। ओके, अब देखो, इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, जो ये मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन, उसके अंदर की तरफ ए फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। इनर लेयर के अंदर एक फाइबर की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं हनीकॉम्ब। क्या बोल देते हैं, हनीकॉम्ब। ठीक है, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, फाइब्रस लेमिना। क्या बोल सकते हैं, फाइब्रस लेमिना। ठीक है, और क्या है बेटा कि जो ये इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है।
कैसी होती है? बिल्कुल स्मूथ होती है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर हम बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं बेटा? बहुत सारे पोर्स होते हैं, और बहुत सारों का अगर नंबर कोई पूछे तो हम बता देंगे 1000 से 10,000 नंबर ऑफ पोर्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे। ठीक है, अगर कोई पूछे बेटा कि अगर एक पोर जो है उस पोर का हमसे कोई डायामीटर पूछे कि एक पोर का डायामीटर कितना होगा, तो अगर पूरा हमसे कोई पूछ रहा है तो हम 800 एंगस्ट्रॉम बता सकते हैं। अगर रेंज में कहीं दे रखा हो तो ये मिल सकता है 400 से लेकर के 1000 एंगस्ट्रॉम। अगर आपसे रेंज में लिखा हुआ हो तो ये होगा। अगर आपसे वैसे पूछ रखा हो कि कोई एक नंबर बताना है तो आप 800 एंगस्ट्रॉम बता सकते हो। अब यहाँ पे एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। जैसे ये है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, यहाँ पे जो फ्लूइड है ये है साइटोप्लाज्मा, और यहाँ पे जो फ्लूइड है वो क्या है बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्मा। ठीक है, बाहर क्या है मेम्ब्रेन के? साइटोप्लाज्मा, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्मा। अब देखो, जो ये है बेटा पोर, पोर के अंदर भी क्या है? पोर के अंदर भी कुछ इस तरह से सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। पोर के अंदर एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और उस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को बोलते हैं एन्यूलस। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को बोलते हैं एन्यूलस, और ये एन्यूलस जो है ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्या पूछा गया है कि एन्यूलस भी किससे मिलकर बना हुआ है? एन्यूलस जो है वो भी किससे मिलकर बना हुआ है? तो इसके अंदर क्या है बेटा? 8 माइक्रो सिलेंडर्स, 8 माइक्रो सिलेंडर्स, ये भी किससे मिलकर बना है? 8 माइक्रो सिलेंडर है इसके अंदर, जो इधर से भी ओपन है उधर से भी ओपन है, उससे मिलकर के एक जो स्ट्रक्चर बना है उसको हम एन्यूलस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एन्यूलस बोलते हैं। तो ये हमने बताया बेटा किसके बारे में? मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं इसके बारे में। जो है हमारा वो है न्यूक्लियोप्लाज्मा। न्यूक्लियोप्लाज्मा नाम से ही लग रहा है, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्मा बोलते हैं। सो न्यूक्लियोप्लाज्मा जो है बच्चों, उसको और क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोसैप, या फिर उसको बोल सकते हैं न्यूक्लियो लिम्फ। ओके, तो इसको न्यूक्लियोसैप भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियो लिम्फ भी बोल सकते हैं। प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड मेंटेन द साइज ऑफ न्यूक्लियस, और ये क्या करता है? न्यूक्लियस का जो साइज होता है उसको मेंटेन करता है। ओके, अब क्या है कि बेटा जो न्यूक्लियोप्लाज्मा है उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? न्यूक्लियोप्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियोप्लाज्मा किस किस से मिलकर बना होता है? शुगर, मिनरल्स, न्यूक्लियोटाइड, एंजाइम्स। और एंजाइम्स में कौन कौन से एंजाइम्स हैं? आरएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए
पॉलीमरेज, tRNA एंड rRNA। ओके, तो ये सब क्या होता है बेटा, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, आपसे क्या पूछा जाता है, पीएच भी पूछी जाती है कि भाई बताओ कि जो फ्लूइड प्रेजेंट है, जो फ्लूइड प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, जो कि एक ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस फ्लूइड होता है। क्या कहा है बच्चों, जो कि एक ट्रांसपेरेंट, जो प्लाज्मा है ये न्यूक्लियस के अंदर, ये ट्रांसपेरेंट है और होमोजीनियस मिक्सचर की तरह होता है ये। तो इसकी पीएच कितनी होती है, 7.4 प्लस माइनस 0.2। एक तरह से क्या है बेटा, एल्कलाइन पीएच होती है, इसकी एसिडिक नहीं होती है। और ये प्लस और माइनस मैंने दोनों लिखे हैं, इसका मतलब क्या है, या तो 7.4 से 0.2 ज़्यादा हो सकती है या फिर 7.4 से 0.2 कम हो सकती है, इसका ये मतलब है। और क्या क्या मिलता है बेटा इसमें न्यूक्लियोप्लाज्मा में, और कई सारे साइट है ये प्लाज्मा। इट इज़ द मेन साइट, इट इज़ द मेन साइट ऑफ NAD, ATP एंड RNA फॉर्मेशन। मतलब क्या है कि बेटा ये मेन साइट है जहाँ पर ATP भी बनता है, जहाँ पर NAD भी बनता है, जहाँ पर RNA भी बनता है। तो ये है न्यूक्लियोप्लाज्मा, जो कि एक होमोजीनस ट्रांसपेरेंट मिक्सचर है फ्लूइड का। और कहाँ मिलता है ये, न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसको या तो हम न्यूक्लियोसैप बोल सकते हैं या हम उसको न्यूक्लियोप्लाज्मा बोल सकते हैं। इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी हैं, शुगर भी हैं, न्यूक्लियोटाइड भी हैं, एंजाइम्स भी हैं। इसको मेन साइट माना जाता है किसकी, NAD की, एनर्जी मॉलिक्यूल से बेटा। ATP और RNA जो है वो सारे के सारे यहीं पर बनते हैं, इसलिए न्यूक्लियोप्लाज्मा को मेन साइट कहा जाता है इन सब का। ओके, ये हमने पढ़ लिया उसके फ्लूइड के बारे में। और क्या प्रेजेंट होता है, इसके अलावा बेटा कुछ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा में। न्यूक्लियोप्लाज्मा में क्या है बेटा, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम बोल देते हैं क्रोमेटिन। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोल देते हैं क्रोमेटिन। सो क्रोमेटिन क्या है, दे आर लॉन्ग thread like structure present in the nucleoplasma and formed at interphase। जब सेल का डिवीज़न होता है तो ये बेटा फेज आते हैं, अब भी आपका नहीं आया है, सेल साइकिल सेल डिवीज़न वाले चैप्टर में ये आ जाएगा। इंटरफेज जब होता है तो इंटरफेज पर ही जो क्रोमेटिन फाइबर हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। मतलब उस टाइम पे क्या हो जाता है, इनका फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये दो टाइप के हैं बेटा न्यूक्लियोप्लाज्मा में, एक तो है हिट्रोक्रोमेटिन फाइबर, और एक है यूक्रोमेटिन। एक है बेटा हिट्रोक्रोमेटिन और एक है यूक्रोमेटिन। अब देखो ये होते क्या हैं, हिट्रोक्रोमेटिन फाइबर जो हैं वो कैसे हैं, थिक हैं, और कैसे हैं, डार्क हैं। थिक हैं, डार्क हैं। और ये कैसे होते हैं, ये इनएक्टिव होते हैं ट्रांसक्रिप्शनली। क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं ट्रांसक्रिप्शनली, और बहुत ही स्लो डीएनए का रेप्लिकेशन करवाते हैं। एक तरह से क्या है बेटा, इनएक्टिव होते हैं। मतलब क्या है, थिक हैं, डार्क हैं और इनएक्टिव ट्रांसक्रिप्शनली। ट्रांसक्रिप्शन के जो प्रोसेस है उसमें ये इनएक्टिव होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ, डीएनए से एमआरएनए का बनना। और स्लो रेप्लिकेशन, जब रेप्लिकेशन की बारी आती है डीएनए के अंदर वो भी बहुत स्लो शो करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हेट्रोक्रोमेटिन है इसको हम ट्रू क्रोमेटिन नहीं बोल सकते हैं, ये है बेटा यूक्रोमेटिन। अब यूक्रोमेटिन देखो क्या है, इसके जो फाइबर होते हैं वो थिन होते हैं बेटा। कैसे होते हैं, थिन होते हैं।
और कैसे होते हैं, लाइट कलर के होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये बहुत एक्टिव होते हैं ट्रांसक्रिप्शनली, ये बहुत एक्टिव होते हैं ट्रांसक्रिप्शनली, और बहुत फास्ट डीएनए का रेप्लिकेशन शो करते हैं। डीएनए का रेप्लिकेशन बड़ा फास्ट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान से समझना इसको। क्रोमेटिन पढ़ा है ना हमने न्यूक्लियोप्लाज्मा में, सो क्रोमेटिन भी हमारे दो टाइप के पढ़े हैं ना, एक तो हेट्रोक्रोमेटिन पढ़ा है, एक हमने यूक्रोमेटिन पढ़ा है। हेट्रोक्रोमेटिन थिक होते हैं, डार्क कलर के होते हैं, और क्या होते हैं, बिल्कुल इनएक्टिव होते हैं ट्रांसक्रिप्शनली, और स्लो रेप्लिकेशन करते हैं डीएनए का। जो यूक्रोमेटिन है इनको कहा जाता है ट्रू क्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन को क्या कहा जाता है, ट्रू क्रोमेटिन। क्यों बेटा, क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल एक्टिव होते हैं ट्रांसक्रिप्शनल के लिए, और साथ साथ में डीएनए का रेप्लिकेशन भी ये बहुत ज़्यादा फास्ट शो करते हैं। ओके, अब एक चीज़ देखो बेटा, हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ रहे हैं ना, क्रोमोसोम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो कई बार ये पूछा जाता है कि भाई प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसका होता है, और अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम का नंबर किसका होता है। तो इन केस ऑफ प्लांट्स, अगर हम यहाँ पे प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में किसका होता है, और एनिमल की अगर बात कर रहे हैं तो एनिमल्स में बेटा किसका होता है। सो प्लांट्स में किसका होता है, ओफियोग्लोसम। ओफियोग्लोसम ये बेटा किस में आता है, टेरिडोफाइट्स में। किस में आता है, किस में आता है, टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, और एक स्पेशल टाइप की क्या है, ये फर्न होती है। इसको और क्या कहा जा सकता है, इसको एडर्स टंग भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको एडर्स टंग भी बोलते हैं। और इसके अंदर प्लांट्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 1 to 60। ठीक है, अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल में हमने ले लिया यहाँ पे एलोकेंथा। ठीक है, क्या ले लिया, एलोकेंथा। ये बेटा किस में आता है, ये प्रोटोजोन में आता है। ये किस में आता है, प्रोटोजोन में। इसमें भी अगर पूछें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, सो 1600 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये याद रखना है आपको कि अगर प्लांट्स की बात करें तो कौन सा है, अगर एनिमल्स की बात करें तो हम कौन सा है। ठीक है, अब आपसे और क्या पूछा जाता है, आपसे ये पूछा जाता है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है किसी भी सेल के अंदर, तो उसका क्या क्या शेप होगा, कैसे उसके फंक्शन हैं, तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। न्यूक्लियस का मेनली साइज़ जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस का साइज़ डिपेंड करता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स के ऊपर। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक मतलब न्यूक्लियस और उसके साइटोप्लाज्मा दोनों का रेशो क्या है, और किस पे डिपेंड करता है कि सेल का साइज़ कितना है, और किस पे डिपेंड करता है कि सेल की एक्टिविटी कैसी है। तो इन सारी चीज़ों पे न्यूक्लियस का साइज़ डिपेंड करता है। और न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होते हैं बेटा, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। और क्रोमोसोम का हमने अभी बता ही दिया कि प्लांट में मैक्सिमम कितने होते हैं, एनिमल्स में मैक्सिमम कितने होते हैं। उसके बाद है फिर टाइप्स। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। अब जो क्रोमोसोम है उसके टाइप कितने होते हैं। फर्स्ट है बेटा मेटा सेंट्रिक, सेकंड है
सब मेटासेंट्रिक, थर्ड है एसेंट्रिक, फोर्थ है टेलोसेंट्रिक। ये टाइप हैं इसके। फर्स्ट है मेटासेंट्रिक, सेकंड है सब मेटासेंट्रिक, एसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। अब ये जितने भी टाइप हमने क्रोमोसोम के किए हैं ये प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन के बेस पे किए हैं। कैसे किए हैं? प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन के बेस पे किए हैं। देखो कैसे, जैसे हमने ये बना दिया किसका, एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। तो जो ये बीच में है ना बेटा, ये एक तरह का क्या है, इसका प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन है, जिसको जो दोनों ये आर्म जो इससे चिपकी हुई हैं, वैसे तो इसका नाम क्या है, सेंट्रोमेयर, बट यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है ना, देखो यहाँ से ये और ये बीच का कॉन्ट्रैक्शन है, तो इसको प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन। और उसी प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन के बेस पे हमने क्रोमोसोम को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमने क्रोमोसोम को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये 4 पार्ट देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला जो है वो हमारा कौन सा है बेटा? पहला है हमारा मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक का मतलब क्या है कि भाई जो दोनों आर्म हैं क्रोमोसोम की, जो दोनों आर्म हैं क्रोमोसोम की, वो कैसी हैं? बिल्कुल इक्वल लेंथ की हैं। और जो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन है वो बिल्कुल सेंटर में है। प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है और इक्वल आर्म है यहाँ पे। मेटासेंट्रिक में क्या होगा? मेटासेंट्रिक में ये आर्म तो थोड़ी सी छोटी हो गई और ये थोड़ी सी लंबी हो गई, मतलब प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन शिफ्ट हो गया थोड़ा सा एक साइड, ठीक है, ये लॉन्ग हो गई, ये शॉर्ट हो गई। एसेंट्रिक में क्या होगा बेटा? एसेंट्रिक में ये और छोटी हो गई और ये और बड़ी हो गई, एसेंट्रिक, ठीक है, ऐसे ही होता जा रहा है। टेलो में क्या होगा फिर? टेलो में ऊपर वाली आर्म तो गायब ही हो गई और सिर्फ नीचे वाली जो है वो लॉन्ग हो गई। तो ये क्या है बेटा? इसका प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन। प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन ये हो गया मेटा का, ये सब मेटा, ये हो गया एसेंट्रिक का और ये हो गया टेलोसेंट्रिक का। ये क्या है बेटा? ये कुछ एक हमने टाइप पढ़े हैं क्रोमोसोम के, उनके प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन के बेस पे। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, ये जैसे क्या है, क्रोमोसोम है, मेनली ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको वहाँ पे ऐसे सिंगल से दिखाया था, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना इसका। ये जो बीच का कॉन्ट्रैक्शन है ना इसका, इसको बोल देते हैं हम सेंट्रोमेयर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर। ये सेंट्रोमेयर क्या कर रही है? ऊपर वाली आर्म और नीचे वाली आर्म इन दोनों को चिपकाए हुए है, मतलब ये दोनों किसके साथ चिपकी हुई हैं? इसी के साथ चिपकी हुई हैं, इसको सेंट्रोमेयर बोलते हैं बेटा। और ये क्या है? इनके क्रोमेटिड। ये क्या है बेटा? क्रोमेटिन। अगर बिल्कुल ये एक जैसी हैं, क्या है बेटा? अगर ये एक जैसी हैं, एक जैसी है ना, दोनों छोटी हैं, तो इनको हम बोल देंगे, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर को बोल देंगे सिस्टर क्रोमेटिन। सिस्टर है मतलब आपस में ये बहने हैं, है ना? क्या है? अगर बिल्कुल आइडेंटिकल क्रोमेटिन है, अगर क्या है, आइडेंटिकल क्रोमेटिन है, तो आइडेंटिकल क्रोमेटिन को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिन। अगर बेटा नॉन आइडेंटिकल हैं, नॉन आइडेंटिकल का मतलब ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग है, नॉन आइडेंटिकल हैं, तो नॉन आइडेंटिकल को हम क्या बोलते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं बेटा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिन, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिन। ओके, अब देखो, जो इसकी ये लेयर है, मतलब मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, क्रोमोसोम जो है उसकी जो मेम्ब्रेन है बेटा, उसको क्या बोलते हैं? पेलिकल। क्या बोलते हैं? पेलिकल। इसके अंदर फ्लूइड भी भरा होगा, उस फ्लूइड को क्या बोल देते हैं? क्रोमोप्लाज्मा। फ्लूइड को क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लाज्मा, ठीक है। तो ये हमने क्या बताया यहाँ पे कि प्लांट में किसका क्रोमोसोम का नंबर सबसे ज़्यादा है, एनिमल्स में किस में सबसे ज़्यादा होता है। फिर हमने ये पढ़ा कि भाई न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है।
क्रोमोसोम जो है उसके फर्दर कितने टाइप होते हैं, क्रोमोसोम के क्या होते हैं फर्दर कितने टाइप होते हैं, ठीक है। अब देखो आपसे अगर कोई ये पूछने लग जाए तो कि भाई क्रोमोसोम जो हैं वो बने कैसे, क्रोमोसोम बने कैसे, तो जो हमने अभी ये क्रोमेटिन पढ़ा था, हमने अभी क्रोमेटिन पढ़ा था ना, यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, तो ये क्रोमेटिन क्या होते हैं बेटा, कंडेंस हो जाते हैं, क्रोमेटिन क्या होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। और जब क्रोमेटिन कंडेंस होते हैं तो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और उसी रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे देते हैं, क्रोमोसोम का नाम दे देते हैं। ध्यान से समझ लो इस बात को, जब क्रोमेटिन कंडेंस होते हैं तो कंडेंस होके एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसी रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम का नाम दे देते हैं। अब भाई आपसे अगर ये पूछ ले तो कोई कि भाई बता दो कि क्रोमोसोम जो है उसमें क्या क्या और प्रेजेंट है, ये तो हमने कह दिया कि भाई क्रोमेटिन कंडेंस हो गई और क्या बन गया, क्रोमोसोम। अगर हमसे कोई ये पूछ ले तो कि भाई क्रोमोसोम जो है उसमें ये बताओ कि कितने और अदर इंग्रेडिएंट्स उसमें प्रेजेंट पढ़ रहे हैं हम कि डीएनए जो है क्रोमोसोम जो है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। तो क्रोमोसोम जो है उसमें 40% तो डीएनए के कंटेंट होते हैं, 50% उसमें प्रोटीन होते हैं। और प्रोटीन की भी अगर बात करें तो कौन सी प्रोटीन है बेटा, हिस्टोन प्रोटीन। और क्या होता है 1.5% आरएनए के कंटेंट प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने बताया कि क्रोमोसोम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, 40% तो डीएनए ही होता है, 50% हिस्टोन प्रोटीन। अब देखो ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन जो हैं ये टोटल 8 होते हैं बेटा, वैसे 4 होते हैं बट 4 पेयर में होते हैं, तो टोटल कितने हो गए 8। और ये कैसे होते हैं, जो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इनहेरिटेंस में हेल्प करते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है तो वो क्या है, हिस्टोन प्रोटीन के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, क्या करते हैं, डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हमने बता दिया बेटा कि क्रोमोसोम में क्या क्या प्रेजेंट है। अब ध्यान से समझना, each chromatin contain 248 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब जब हमने हर एक क्रोमेटिन के बारे में पढ़ा, क्रोमेटिन से पूरा क्रोमोसोम बन गया था बेटा, तो क्रोमेटिन के बारे में पढ़ा तो हर एक क्रोमेटिन के अंदर 2, 4 या 8 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, और उनको हमने नाम क्या दे दिया, क्रोमोनिमाटा। क्या नाम दे दिया, क्रोमोनिमाटा। तो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि भाई ये क्रोमोनिमाटा क्या है, ये क्या है बेटा, एक प्रोटीन कॉटेड डीएनए। ये क्या है, एक ये प्रोटीन कॉटेड डीएनए है, ठीक है। तो इसको क्रोमोनिमाटा बोलते हैं। जब हर एक क्रोमेटिन को पूरी तरह से ऑब्जर्व किया तो हमने क्या देखा कि उसके अंदर भी 2, 4 या 8 क्रोमेटिन के जैसे ही कुछ फाइबर हैं प्रोटीन के बने हुए, तो उसको हमने क्या बोल दिया, क्रोमोनिमाटा। और वो एक तरह का क्या होता है, क्रोमोनिमाटा प्रोटीन कोटेड डीएनए ही होता है, ओके। अब देखो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन तो हमने पढ़ लिया कि भाई प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन क्रोमोसोम के बीच में होता है, बट क्या है कि कुछ एक ऐसे क्रोमोसोम भी होते हैं
जिनमें सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन होता है। कुछ एक ऐसे होते हैं बेटा जिनमें सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन किस किस में होता है? क्रोमोसोम नंबर 14, 13, 14, 15, 21 एंड 22। ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने होते हैं बेटा क्रोमोसोम? 23 पेयर होते हैं, 46 नंबर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, सिर्फ 5 क्रोमोसोम जो हैं वो ऐसे होते हैं, 13, 14, 15, 21, 22। इन सब में क्या होता है, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। ये सब क्या करते हैं, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। और जब ये सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं तो ये क्या करते हैं, न्यूक्लियोइड फॉर्मेशन करते हैं, न्यूक्लियोली फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और जिस एरिया के अंदर ये पूरी न्यूक्लियोली बन रही है उस एरिया को बोलते हैं नोर, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। क्या बोलते हैं, नोर। जब ये बन रहा है ना तो उस पूरे रीजन को हम क्या बोल रहे हैं, जब ये न्यूक्लियोली बन रहा है क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ठीक है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ओके, अब एक चीज और ध्यान से समझो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं आज हम। जब क्रोमेटिन फाइबर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमने सीन किया, देखा, दोबारा बोल रही हूँ, जब क्रोमेटिन फाइबर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमने ऑब्जर्व किया तो उसमें क्या पाया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया क्रोमेटिन के ऊपर। और क्या ऑब्जर्व किया बेटा कि क्या है, मैनी रिपीटेड यूनिट्स, बहुत सारी रिपीटेड यूनिट्स हमें बार बार दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी रिपीटेड मतलब रिपीट होके आई जा रही हैं बार बार। तो बहुत सारी यूनिट ऐसी हैं बेटा जो बार बार रिपीट होकर के आए ही जा रही हैं, उनको नाम दे दिया न्यूक्लियोलस। उनको नाम दे दिया बेटा न्यूक्लियोलस। अब भाई ये न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये तो नई नई बातें आती ही जा रही हैं, ये टॉपिक तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। कभी मैडम ये न्यूक्लियोली बता देती है, कभी न्यूक्लियोलस बता देती है, समझ ही नहीं आ रहा। तो समझना पड़ेगा बेटा, क्योंकि कुछ एक चीज़ें हैं नाम को तो रटना पड़ेगा बट हाँ उसके बारे में समझना पड़ेगा, यही बायोलॉजी होती है। तो क्या है यहाँ पे, मैंने ये कहा है तुम्हें कि जो क्रोमेटिन फाइबर हैं उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से एक बार फिर से क्या किया, स्टडी किया। और जब उनको देखा, उनका स्ट्रक्चर पूरी तरह से उसको मैग्नीफाई किया तो हमने क्या देखा कि भाई उसमें तो बहुत सारी यूनिट हैं जो बार बार रिपीट होके आती रहती हैं। तो जो बार बार रिपीटेड यूनिट्स हैं उनको नाम क्या दे दिया, न्यूक्लियोलस। क्या दे दिया, न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब देखो, अब आपसे ये पूछा जा सॉरी नाम क्या दे दिया, न्यूक्लियोसोम। सॉरी मिस्टेक हो गई थी। तो नाम क्या दे दिया, जो बार बार रिपीटेड फॉर्म है, न्यूक्लियोसोम। क्लियर इतना, रिपीटेड फॉर्म न्यूक्लियोसोम। अब आपसे एक चीज़ और पूछी जा सकती है, और वो क्या पूछी जा सकती है कि भाई ये तो चलो ठीक है हम समझ गए रिपीटेड फॉर्म है, तो ये भी किसका बना हुआ है। वो रिपीटेड फॉर्म जो है वो छोटी छोटी बहुत सारी फॉर्म है ना क्रोमेटिन में, तो ये भी किसकी बनी हुई है, इसके अंदर क्या है, तो हम बता देंगे किसकी बनी हुई है। किस की, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन ये प्रेजेंट होता है बेटा न्यूक्लियोसोम्स को बनाने के लिए। क्या होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए रिएक्ट करता है एज ए नेगेटिव चार्ज, हिस्टोन प्रोटीन जो है
वो कैसे रिएक्ट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरह, और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तभी ये आपस में क्या करते हैं, अपनी बाइंडिंग करते हैं, तभी इनका जो स्ट्रक्चर है उसको न्यूक्लियोसोम्स बोलते हैं। अब बारी आई बेटा हिस्टोन प्रोटीन की, तो हिस्टोन प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, H2A, H2B, H3, H4, ये होते हैं बेटा हमारे हिस्टोन प्रोटीन। कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है ना, बट ये 4 जो है वो पेयर में पाए जाते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। क्या हो गए, 8 हो गए। और 8 के लिए वर्ड आता है ओक्टा, इसलिए हम इनको ओक्टामर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओक्टामर। तो इतनी बातें जो हैं वो गांठ बांध लो, याद रखनी है, भूलना नहीं है, ठीक है। चलो अब थोड़ा और आगे करते हैं। अभी अभी जो मैंने ये कहा बेटा कि जो ये हिस्टोन प्रोटीन है ये कितने होते हैं, मैंने कहा कि 4 होते हैं, बट 4 जो हैं वो पेयर में होते हैं, ऐसा ही बोला ना हमने, 4 होते हैं, H2A, H2B, H3, H4, 4 हैं, बट ये 4 कैसे होते हैं बेटा, पेयर में होते हैं, ठीक है। और इन्हीं के ऊपर, इन्हीं के जस्ट ऊपर DNA जो है वो किस तरह से प्रेजेंट है, बिल्कुल रैप लाइक, जैसे इनको कवर कर रखा है पूरे को, ठीक है, जैसे इसको पूरे को कवर कर रखा है, ऐसे चारों तरफ से ऐसे लिपटा हुआ है, ठीक है। मतलब ऐसे क्या है कि चारों तरफ से इसके लिपटा हुआ है, तो ये DNA है, ये DNA है, और ये क्या है बेटा, हिस्टोन प्रोटीन है, ये है हिस्टोन प्रोटीन। एक इधर भी होता है, उसको H1 बोलते हैं, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन में आता है, ये है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन ही ऐसा करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, तो हम कह देंगे कि भाई हिस्टोन प्रोटीन DNA की पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। जो न्यूक्लियोसोम्स होता है वो DNA और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ओके। स्ट्रक्चर बना के देखते हैं बेटा कि सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। प्राइमरी तो हमने देख लिया ना कैसे होता है, प्राइमरी में तो कई सारे टाइप भी पढ़े हैं अभी हमने, सेकेंडरी को देखते हैं। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ना, 2 कॉन्ट्रैक्शन है। प्राइमरी जो है उसको थोड़ा सा इस तरह से उसके पूरे एरिया को यहाँ से मैंने कवर कर दिया, ये देखो, ये कवर कर दिया। इसके अंदर क्या है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और कितने फाइबर लाइक हैं, या तो बेटा हो सकते हैं 2, या हो सकते हैं 4, या हो सकते हैं 8, ठीक है। और जिनको बोल दिया था क्रोमोनिमाटा। देखो इसकी एक्सटर्नल मेम्ब्रेन जो है, आउटर मेम्ब्रेन जो है, ये क्या है बेटा, ये क्रोमोसोम का ही स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ मैं, ये क्रोमोसोम का ही स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ मैं, बट उसके अंदर मैं पूरा स्ट्रक्चर ना दिखा करके सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि जब प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन है तो साथ में सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है। रोडा लाइक स्ट्रक्चर बन गया था ना उसका, तो कैसे है प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सबसे आउटर लेयर को बोलते हैं पेलिकल, बताया था अभी। और ये जो है ना बेटा, ये है प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन। क्या है ये, प्राइमरी, ये है प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन। और जो रेड कलर से इसके ऊपर ये लगा रखा है उसको बोल देते हैं काइनेटोकॉर। क्या बोल देते हैं, काइनेटोकॉर। उसके बाद जो इसके अंदर फ्लूइड भरा होगा, जो फ्लूइड भरा होता है क्रोमोसोम के अंदर, उसको बोलते हैं क्रोमोप्लाज्मा, ठीक है। और जो ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इसको बोलते हैं क्रोमोनिमाटा। और जो ये है बेटा, ये क्या हो गया, ये है सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन। क्या है ये, सेकेंडरी
कॉन्ट्रैक्शन। ओके, और जैसा कि मैंने आपको अभी कहा है कि सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन किस किस क्रोमोसोम में दिखाई देता है, 13 में, 14 में, 15 में, 21 में, 22 में, ये 5 क्रोमोसोम में दिखाई देता है। और जिन क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देता है उनको हम बोल देते हैं सेट क्रोमोसोम। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, सेट क्रोमोसोम। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहा है मैंने अभी कि जिन क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा हो या फिर जिनमें सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन होता हो उनको हम क्या बोल देते हैं, सेट क्रोमोसोम। और वो कौन से हैं, 13, 14, 15, 21 एंड 22। ओके, चलो एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं बेटा इसका, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, अब ये क्या है बेटा, ये एक डार्क कलर की मेम्ब्रेनलेस बॉडी है। डार्क कलर है और कैसी होती है, मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है, मेम्ब्रेनलेस बॉडी है। तो सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया, तो फर्स्ट डिस्कवरी जो थी बेटा वो किसने की थी, फोंटाना ने। ठीक है, किसने की थी, फोंटाना ने की थी। और किस पे की थी, स्किन सेल ऑफ ईल। किस पे की थी, स्किन सेल ऑफ ईल। ठीक है, बट इसके टर्म को किसने दिया बेटा, ये तो हो गया डिस्कवरी, तो टर्म को किसने दिया, टर्म को दिया बेटा बोमेन ने। किसने दिया, बोमेन ने दिया। ओके, अब जो न्यूक्लियोलस है वो न्यूक्लियोलस कब बना था, जब सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन हुआ और सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू न्यूक्लियोली बना, तो उस पूरे रीजन को हमने नोर बोल दिया था, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन बोल दिया था। तो उसी से क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोलस भी बनता है। अब न्यूक्लियोलस किस किस में नहीं होता है, न्यूक्लियोलस किस किस में नहीं होता है, एक तो बेटा प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। एक हमारी जो मसल्स की सेल होती हैं ये उनमें भी नहीं होता है। और किस में नहीं होता है बेटा, ये हमारी आरबीसी में भी नहीं होता है। ठीक है, तो इनके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है कि बताओ न्यूक्लियोलस किससे बना हुआ है। न्यूक्लियोलस जो है बेटा वो किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोलस नॉन हिस्टोन प्रोटीन। किससे बेटा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्लस किससे, आरएनए से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये हमने न्यूक्लियोलस के बारे में बताया है कि न्यूक्लियोलस किससे मिलकर बना होता है। ओके, तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ बेटा। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट आता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें अपने डाउट को, या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका डिस्कशन आप कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली वीडियो के साथ, तब तक आप इसको पढ़ो, खुश रहो, और जो भी आपके डाउट आएँ उन डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डालते रहो। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।